हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए आइए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, एक आध क्वेरी आई, पहले उसको फिनिश कर लेते हैं। जैसे कि पूछा गया था कि सर जो आपने 6 लेक्चर में जो आपने IUPAC नेम के लिए दिया था, कुछ कॉमन नेम्स दिए थे, तो उनके हमें सॉल्यूशन मिल जाते तो अच्छा है। तो बेटा ये देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। वेट ए मिनट, ये मैंने सारे आपको नाम दिए थे, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, ये मैंने उनके सॉल्यूशंस दिए थे कि भाई इन कॉमन नेम्स दिए थे, और कॉमन नेम्स के मैंने सॉल्यूशन दिए थे कि भाई इनको इन नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये सोडियम, ठीक है ना, याद करो, सोडियम नाइट्रोक्साइड है, ये ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स है, कॉलमेंस कॉम्प्लेक्स है, नेस्लर रिएजेंट है, फेरोसिन है, फिशर सॉल्ट है, सिड्जर है। तो ये सारे मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो ये कॉमन नेम्स जो होता है आजकल, थोड़ा पिछले 3-4 सालों से ट्रेंड चल गया है, कॉमन नेम दे दिया जाता है, बोला जाता है इसका IUPAC नेम बताइए। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत फ्रिक्वेंटली आजकल पूछे जाते हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा भाई। अब बहुत से बच्चों ने कहा कि सर इसके IUPAC नेम, तो IUPAC नेम के ये मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस डलवा दिए हैं, आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये सब सॉल्यूशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, तो जो भी आपने डिमांड की थी वो इधर पूरी कर दी है भाई, देख लेना ध्यान से अच्छे से। उसके अलावा मैं कुछ बच्चों को भाई नाम लेना चाहूँगा, जैसे यश हैं, सद्दाम हैं, और आयुषी, अनंत, रोशन, मुस्कान, और बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अमन हो गया, पुष्कर हो गया, ठीक है ना, अहमद, साहिल, और अभिषेक भदौरिया, पवन कुमार सोनी, और बहुत सारे बच्चे, नो डाउट इन इट, बहुत सारे बच्चे जिनके मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, दिल पे मत ले लेना। सभी बच्चों को मैं दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ, एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। बहुत प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स मिलते हैं, बहुत बढ़िया शानदार सपोर्ट मिलता है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बस आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, मैं भी आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो कंटेंट आपको देता रहूँगा। ठीक है, और साथ ही साथ बस इतना कहना चाहूंगा बेटा कि हिम्मत मत हारिए, बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कभी कभी एक आध नेगेटिव कमेंट मिल जाता है, जैसे आज भी मिला कि सर मैं डीमोटिवेट फील करता हूँ, मुझे डर लगता है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो यार, नेगेटिविटी अगर रखोगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिविटी रखोगे तो दिमाग में अगर, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इंसान का अधिकतर वक्त ये सोचने में निकल जाता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेरा मानना है काश उस वक्त को उसने इस तरह से यूज किया होता कि करना ही करना है, देखा जाएगा आगे क्या होगा। तो हम अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा समय कैसे निकाल देते हैं सिर्फ सोचने में, करने के बजाय। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सोचिए मत, आगे बढ़िए, एफर्ट लगाइए, जो आप अपना बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं वो करिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। बाकी रिजल्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये समय पे छोड़ दीजिए। तो प्लीज इस बात का हमेशा ध्यान रखें, नेगेटिव थॉट्स लाना दिमाग में बड़ा आसान होता है, हम नहीं भी चाहते हैं तो भी नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, इट इज जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में पॉजिटिव थॉट नहीं आते हैं, बस थोड़ा सा आपको अपने ऊपर बिलीव करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि इंसान अपने ऊपर बिलीव करना सीखे बेटा। तो अगर आप अपने ऊपर बिलीव करना सीखेंगे तो मेरे हिसाब से आप आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा आप अपनी जो रूटीन है आपका उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाइए, बेसिक से चेंज बता रहा हूँ। अगर आपको एंग्जाइटी महसूस होती है, परेशानी महसूस होती है, तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पानी पिएंगे थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, ये जरूरी होता है। बॉडी को अपने हाइड्रेट बना करके रखिए, ठीक है ना। दूसरा, अपनी सिटिंग पावर को मैनेज करिए। 4-4 5-5 घंटे लगातार पढ़ा नहीं जाता है, आप वहाँ पे बैठे तो होते हैं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता है। 2-2 घंटे के उसमें आप पढ़िए, गैप में फिर बीच में आधा घंटे का गैप दीजिए और 2-2 घंटे लगातार पढ़िए, फिर आधा घंटे का गैप दीजिए, फिर 2 घंटे पढ़िए, इस तरह से आगे बढ़िए। और
दूसरी चीज, अगर कुछ नई चीज कहीं से मिलती है तो उसको पॉजिटिवली उसको उसके साथ डील करिए। ये मत सोचिए कि यार ये मैंने कभी पढ़ा नहीं, ये क्या आ गया नया, ना ऐसा मत सोचिए। हमेशा क्या सोचिए, अच्छा चलो यार यहाँ से कुछ नया मिल रहा है, आओ इसको भी समझे लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, सबसे अच्छा स्टूडेंट वही है जो हर पढ़ाई की चीजों को एब्जॉर्ब करना सीखे। जो बच्चे अपने दिमाग में फिल्टर लगा लेते हैं, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से नया पढ़ा दिया, पता नहीं क्या बता रहे हैं ये वो, ऐसे फिल्टर लगाने वाले बच्चे कभी सेलेक्ट नहीं हो पाते। जो चीज़ों को पॉजिटिवली डील करते हैं, अरे वाह आज तो हमें नई चीज़ मिली है, चलो इसको दिमाग में रखते हैं, ऐसे बच्चे टाइम के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो परिवर्तन बहुत जरूरी होता है बेटा। समय के साथ जो इंसान अपने आप में परिवर्तन लाता रहता है, जो समय के साथ अपने आप को ढालता रहता है, वही आगे बढ़ता है। तो इस बात को हमेशा दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि मुझे कहीं से कुछ भी नया मिले, मुझे उसको पॉजिटिवली डील करना है, मुझे उसको एब्जॉर्ब करना है बिना चूचा किए। ओके, ये हमेशा ध्यान रखिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं। एक शेड्यूल बना लीजिए, एक ऐसा टारगेट दीजिए जो इजीली एक्सेसिबल हो, यानी कि आप जिसको आसानी से अचीव कर सकें, पूरा कर सकें। होता क्या है ना, अगर टारगेट पूरा हो जाए तो नो डाउट इन इट आपको ठीक है, खुशी होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मान लीजिए कि टारगेट पूरा नहीं हुआ, जस्ट इमेजिन आपने 50 क्वेश्चन बोल दिया कि आज तो मैं इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन करके रहूंगा। अब मान लीजिए आपने 35 क्वेश्चंस कर लिया और 15 नहीं कर पाए, तो बेटा 35 क्वेश्चंस करने का वो खुशी तो नहीं होगी, लेकिन 15 क्वेश्चन जो नहीं कर पाए उनका गम ज्यादा होगा। तो टारगेट इंसान को कुछ ऐसा देना चाहिए जो थोड़ा सा आइडियल हो, जो इजीली क्या किया जा सके, चेस किया जा सके। अगर आप ऐसा टारगेट दे देंगे बेटा जिसको चेस करने में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, तो आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आप बार बार घड़ी की तरफ देखते रहेंगे, 1 घंटे में मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं। कायदे से देखा जाए, कभी अकेले में बैठ के सोचना, उस समय आपको क्वेश्चन करने में वो आपका मन नहीं लग रहा होता है। बात समझ में आ रही है? कहते हैं ना कि एक काम होता है जो इंसान अपनी मर्जी से करे, एक काम होता है जो इंसान से जबरदस्ती कराया जाए। अब आपने क्या किया, अपने आप को टारगेट ही ऐसा दे दिया कि आप वो काम जबरदस्ती करने में लगे हुए हैं। तो जब आप वो काम जबरदस्ती करने में लगे हैं तो आपका उस काम को करने में मन नहीं लगेगा। लेकिन सोचिए अगर वहीं पे आप ऐसा टारगेट दें जो आप आसानी से पूरा कर रहे हैं, तो उसके पूरे होने पे आपको क्या लगेगा, बहुत खुशी होगी, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, अगर नेगेटिव कुछ हो जाता है तो 10 लोग सुनाने वाले होते हैं, पॉजिटिव कुछ होता है तो कोई शाबाशी देने वाला इतना आसानी से नहीं मिलता भाई। यानी कि खुद की पीठ खुद ही थपथपानी पड़ती है। तो कुछ ऐसा करो जो आप कर सको, और जब वो आप कर सको तो एक बात हमेशा याद रखो कि अपने आप को एप्रिशिएट करने से पीछे नहीं हटना है। खुद अपने आप से बोलो, वेरी गुड यार, मान गए, आज तो तुमने जबरदस्त काम कर दिया। अगर आप सोते समय, रात में सोते समय, अगर आप आंखें बंद करने के बाद आपको पूरा दिन बीत जाने का कोई रिग्रेट नहीं है, इसका मतलब आज आपने कुछ बहुत अच्छा किया है। और अगर आपके मन में सोते समय एक ख्याल आता है कि यार आज कुछ कमी रह गई, आपके मन में कुछ रिग्रेट है कि आज जो मैं कर सकता था वो नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई तो लापरवाही दिखाई है, या कुछ तो आपके किए हुए काम में कमी रह गई है। तो ये तभी होता है या तो जब आपने लापरवाही दिखाई हो, या जब आपने ऐसा टारगेट दे दिया हो अपने आप को जो आप अचीव नहीं कर पाए। तो हर इंसान अपनी क्षमताओं को बहुत अच्छे से जानता है, इवन वो खुद अपने आप को जितना जानता है उससे अच्छा उसको कोई नहीं जानता। तो आप अपने आप को पहचानिए, अगर नहीं पहचानते हैं तो अपने आप को पहचानिए, अपनी कैलिबर के अकॉर्डिंग, अपनी जो आपकी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को टारगेट दीजिए, और जब वो टारगेट पूरे हो जाए तो अपने आप को अप्रिशिएट करने से पीछे मत हटिए। ठीक है, आप अपने आप को जितना अप्रिशिएट करेंगे ना, धीरे धीरे आपके टारगेट्स अपने आप बड़े होते चले जाएंगे। ठीक है, बस इतना सा मुझे कहना था, क्योंकि आज एक बच्चे का नेगेटिव मैसेज मिला था, सर मुझे डर लगता है, पता नहीं मेरा क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ। जो बच्चे इस तरह से सोचते हैं वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं मेरे भाई, डरने की जरूरत नहीं है, कर्म करो। हमेशा एक बात कहता हूँ कि
कर्मवादी बनो, भाग्यवादी मत बनो। बाकी चीजें क्या है उनको छोड़ दो, अरे देखी जाएगी यार, जो होगा सो होगा। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा इस बात को कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं बेटा आज का चैप्टर आइसोमेरिज्म, ठीक है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे ही दी थी कि भाई आइसोमेरिज्म क्या होता है, और ये मैंने थोड़ा सा आपको बता ही दिया था कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। अब बात हम आइसोमेरिज्म में करने जा रहे हैं बेटा किसकी, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको समझनी होंगी अच्छे से, जरा आइए ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं कि हमारे सिलेबस में किन किन चीजों की, किन किन कॉम्प्लेक्स की जीआई और ओआई समझी जाती है। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा 4 होता है, वो कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, अपने अंदर जीआई ओआई रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये हमें देखना है। तो आइए ध्यान से देखिए, जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखते हैं उनमें बेसिकली 2 तरह की ज्योमेट्री की पॉसिबिलिटी होती है। या तो वो कैसे हो सकते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, या वो कैसे हो सकते हैं बेटा, स्क्वायर प्लेनर हो सकते हैं। 2 तरह की ज्योमेट्री रखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, या तो टेट्राहेड्रल हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर हो सकते हैं। अब बात आती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल यानी कि जिनमें sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, और स्क्वायर प्लेनर जिनमें dsp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये मैंने सिर्फ आपकी कन्वीनियंसी के लिए बताया है, अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर नहीं जाना है, वो हम कहां पढ़ेंगे, CFT के बारे में पढ़ेंगे, वो तब की तब पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा आपको एक हिंट दिया है, आइडिया दिया है, ओके। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो होता है उसमें 2 तरह की ज्योमेट्री होती है, एक टेट्राहेड्रल होती है बेटा, एक स्क्वायर प्लेनर होती है। टेट्राहेड्रल में यूजली कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp3, और वहां पे क्या पाया जाता है, dsp2। खैर मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि फिलहाल हमें हाइब्रिडाइजेशन से अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, ज्योमेट्री पे फोकस करना है। अब आपसे कोई बोले भाई टेट्राहेड्रल में क्या जीआई पाई जाती है, क्या ओआई पाई जाती है। ओआई का मतलब होता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके। तो क्या ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए बहुत ही सिंपल सा, क्या कि जीआई तो नहीं पाई जाती, लेकिन हाँ कभी कभी ओआई की पॉसिबिलिटी होती है। ओआई की पॉसिबिलिटी क्या होती है, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, कायरल एटम्स पढ़े ही होंगे, पढ़े नहीं पढ़े, उम्मीद करता हूं पढ़े ही होंगे। यानी कि जब सारे के सारे जो सेंट्रल एटम हो, सारे के सारे आसपास जो उसके सराउंडिंग एटम्स हो वो डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है ना, तो उस समय ओआई देखने को मिलता है, लेकिन जीआई देखने को नहीं मिलता है। अब इतना कहते ही बच्चों के मन में यहां से बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं उनके मन में आना। पहला क्वेश्चन उनके मन में आता है, और मुझे उम्मीद है कि आपके मन में भी वो क्वेश्चन 101% आया होगा कि सर आखिरकार जीआई एब्सेंट क्यों है, किसमें, आपके टेट्राहेड्रल में। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको इस तरह से पेंसिल लेनी है और इस तरह से पेन पेंसिल वॉटएवर जो भी है वो आपको पकड़ना आना चाहिए, करेक्ट। इस तरह से आपको पेन पेंसिल पकड़ना आना चाहिए, ये बात समझ में आ गई, लाइक दिस, ओके। जरा ध्यान से देखिए, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, कैसी ज्योमेट्री दिखाई दे रही है बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रही है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये जो भी आप मॉलिक्यूल, जो भी आप सराउंडिंग एटम्स देख रहे हैं, इन सब के बीच में सारे के सारे ऑल आर एंगल, जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे एंगल्स सेम हैं। व्हेन ऑल एंगल्स आर सेम, आई रिपीट, व्हेन ऑल एंगल्स आर सेम, जब सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, तो उनमें जीआई दिखाई
नहीं देती। अब आप बोलेंगे सर जीआई मुझे कंसीडर कब करना है, आई मीन जीआई से आप कहना क्या चाहते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से आप बताना क्या चाहते हो। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बेसिकली हम ये देखते हैं कि सिस और ट्रांस हैं या नहीं है, या यूं कहिए और अच्छे वे में इसको मैं समझाऊं और रिफाइंड वे में समझाऊं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम ये देखते हैं कि जब हम लिगेंड्स की पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम चेंज करते हैं लाइक दिस, तो क्या हमें कोई नई पोजीशन मिलती है, यानी कि क्या उनके एंगल्स में कोई नया चेंज देखने को मिल रहा है। एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के रेस्पेक्ट में जब हमने पोजीशन चेंज की तो क्या कोई हमें नया अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, बेसिकली इसी को हम जीआई बोलते हैं। तो टेट्राहेड्रल में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे के सारे एंगल, जितने भी एंगल्स हैं, दे आर ऑल आर सेम 109 डिग्री। तो हम ए बी सी डी इन ग्रुप्स को कहीं पे भी लगाएं, हमें कभी कोई नया एंगल, कोई नया अरेंजमेंट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई मैंने बोल दिया कि भाई टेट्राहेड्रल में जीआई देखने को नहीं मिलता। लेकिन बात आती है क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। वैसे तो ऑर्गेनिक में इसको समझने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पीओएस, एओएस, सीओएस कुछ भी लगाते रहोगे। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको इतना भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपको इतना यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिर सर क्या करें, सिर्फ पीओएस पे फोकस करें, आई मीन प्लेन ऑफ सिमेट्री पे फोकस करें। ऐसे समझिए कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आई रिपीट, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। जी हाँ, आई रिपीट, अगर पीओएस है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, OIN लिख दिया है, आप समझ जाएंगे, या OIA लिखे देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर POS नहीं है तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। जी हाँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां पे मैंने बहुत साफ कर दिया है कि अगर POS है तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें POS आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ये ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर POS नहीं आ रही है तो हम बोलेंगे कि ऑप्टिकली कैसा होगा, एक्टिव होगा। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर वो तो सब सही है, वो तो मुझे समझ में आ गया, मैं पढ़ना भी आता है, मैंने पढ़ के देख लिया जो आपने बोला, लेकिन सर मुझे ये POS और है नहीं है, मतलब इससे आप कहना क्या चाह रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। चलिए तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि ये एक रिमोट है, मान क्या लीजिए है ही रिमोट है, इसमें कौन सी शक है। हाँ, अब मान लीजिए कि मैंने एक क्या कहते हैं कटिंग टूल लिया कुछ भी, और इसको ऐसे 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 करके मैंने इसको दो पीस में बीच में से काट दिया। अब मैंने सपोज ये एक पीस उठाया जिसमें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, और एक पीस उठाया जिसमें केवल और केवल इसके स्विच दिखाई दे रहे हैं, बटन दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऐसे मेरे पास कितने पीस हो गए बेटा, दो पीस हो गए। अब ये पीस मैं इस तरह से लेके गया, ओके, और ये सामने मान लीजिए ये मिरर है, कांच है, ग्लास है, ओके, और मैंने इस पे ऐसे लगा दिया। मान लीजिए कि मैंने अभी वो वाला पीस लगाया जिसमें ऊपर क्या थी बेटा, स्क्रीन। तो जब मैं यहां पे इस तरह से वो पीस लगाऊंगा तो मैं जानना चाहता हूं मिरर में मुझे क्या दिखाई देगा, मिरर में मुझे स्क्रीन दिखाई देगी या बटन दिखाई देंगे। जल्दी से मुझे मैसेज करके बताना, क्योंकि आपका आंसर जो भी होगा वही इसका सॉल्यूशन है। आपका जो रिप्लाई है उसी रिप्लाई में इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बोलता हूं, मैंने रिमोट को क्या किया बेटा, कट किया, दो पार्ट में कट कर दिया। एक पार्ट में स्क्रीन दिखाई दे रही है, आई रिपीट, एक पार्ट में क्या दिखाई दे रही है,
स्क्रीन दिखाई दे रही है और दूसरे पार्ट में इसके स्विच दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मैंने क्या किया, दो पार्ट में इसको यहां से कट कर दिया, करेक्ट। नाउ अब मैंने वो पार्ट उठाया जिसमें क्या है बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रही है, और मैं यहां पे लेकर के गया, तो मुझे मिरर में क्या दिखाई देगी, ऑफ कोर्स स्क्रीन दिखाई देगी। आपने भी आई थिंक यही रिप्लाई किया होगा कि सर स्क्रीन दिखाई देगी, और ये सच है, क्या दिखाई देगा, स्क्रीन दिखाई देगा। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप इस पार्ट को जिसमें स्क्रीन थी उसको लेकर के मिरर के सामने गए तो वहां पे आपको क्या दिखाई दी, स्क्रीन। क्या रियल में जो रिमोट का हमने आधा पार्ट, हाफ पार्ट जो हमने कट किया है, क्या वहां पे स्क्रीन थी? जो इमेज हमें मिरर में दिखाई दे रही है, मैं बहुत सिंपल शब्दों में पूछ रहा हूं, जरा सोच समझ के जवाब देना, कि जो इमेज हमें मिरर में दिखाई दे रही है क्या वो यहां पे रियल में थी? नहीं थी। यहां पे तो बटन थे, यहां पे तो बटन थे। तो कहने का मतलब यह है कि कट किए हुए पार्ट को अगर मैं यहां पे लेके जाऊं और मिरर में मुझे वो पार्ट ना दिखाई दे, वो पार्ट ना दिखाई दे जो एक्चुअल में यहां पे था, तो मैं कहूंगा कि इसमें पीओएस नहीं है। लेकिन अगर मुझे मिरर में वही पार्ट दिखाई दे, आई रिपीट, वही पार्ट दिखाई दे जो एक्चुअल में कहां था बेटा, मिरर में था, ठीक है। मिरर में जो एक्चुअल में पार्ट था, जो ये पार्ट था, अगर मुझे सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, मैं दोबारा बोलता हूं, मिरर में मुझे वही पार्ट दिखाई दे जो एक्चुअल में यहां था, तो मैं इस केस में कहूंगा कि इसमें पीओएस है। तो एक सिंपल सी लाइन मैं कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी लाइन। कट करने के बाद अगर मिरर में वही पार्ट दिखाई दे जो हमने कट करके अलग कर दिया है, मतलब पीओएस है। अगर मिरर में वो पार्ट ना दिखाई दे, कुछ और दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि पीओएस नहीं है। दैट्स ऑल। सबसे बेस्ट एग्जांपल एक और लेता हूं। मान लीजिए कि ये पेंसिल है और जस्ट इमेजिन कि इस पेंसिल पे कहीं कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ एक जैसी है, बिल्कुल टोटली यहां से मान लीजिए कि बिल्कुल एक जैसी है। अब मैंने इसको क्या किया बेटा, कट कर दिया। अब कट करने पे जब मैं बचा हुआ पार्ट इस तरह से यूं, इस तरह से ऐसे लेके गया, तो मुझे वहां मिरर में भी एक पेंसिल दिखाई दे रही है। और मजे की बात, मुझे मिरर में भी वही इमेज दिखाई दे रही है जो यहां पे मैंने कट करके अलग की थी। इसका मतलब इसमें पीओएस है, और जब पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं पेंसिल को टच करता और वहां पे मुझे वो पार्ट ना दिखाई देता जो मैंने कट करके अलग किया है, तो मैं बोलता है इसमें पीओएस नहीं है, और इसमें मिरर इमेज जो है, इसमें पीओएस नहीं है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो उम्मीद करता हूं ये थोड़ा सा जो एक माइनर सा डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है बेटा स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर में भी हम क्या करेंगे बेटा, दोनों चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, दैट व्हाट इज द जीआई एंड ओआई का क्या सीन है। तो बता दूं जीआई होती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ओआई देखने को नहीं मिलती है। रीजन जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, स्क्वायर फॉर्म दिखाई दे रही है, ओके, स्क्वायर फॉर्म दिखाई दे रही है। अगर मैं ऐसे चलूं, कैसे, ऐसे, लाइक दिस, तो सारे के सारे एटम एक प्लेन में आ रहे हैं, हाँ या ना? सारे के सारे एटम इस तरह से एक प्लेन में आ रहे हैं, यानी कि एक साथ कट हो रहे हैं। तो हाफ पार्ट ऊपर चला गया, हाफ पार्ट नीचे रह गया, लाइक दिस, मैंने इसको कट कर दिया। आप बोलेंगे कि देखो यार इसमें पीओएस आ रहा है, इससे पीओएस आ रहा है, दैट्स व्हाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर मैं जीआई की बात करूं, किसकी बात करूं, जीआई की, तो भाई देखो ये 90 डिग्री तो दिखाई दे रहे हैं चारों, लेकिन क्या ये 180 नहीं है? हाँ है, यानी कि सारे एंगल सेम नहीं है। एंड व्हेन ऑल एंगल्स आर नॉट सेम, जब सारे एंगल सेम ना हो, तो इन दैट केस इस बात को ध्यान रखिए कि इसमें जीआई होगा, इसमें जीआई होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। अब वो कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, जब हम उस पर चलेंगे तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा हमारा नेक्स्ट केस जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक बात फिक्स है कि ये ऑक्टाहेड्रल होगा। आप इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कह सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल होगा तो एक बात फिक्स है क्या कि इसमें जीआई होगी, हाँ होगी। क्या इसमें ओआई होगी, हाँ होगी। कहने का मतलब है इसमें जीआई ओआई दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है। जरा इस बात को बहुत अच्छे से सोचना और समझना कि मैंने क्या बोला। अभी तक जिसने ना सुना हो, आइए मैं एक छोटा सा रिकैप कर देता हूं ताकि आपकी रही सही प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कितनी ज्योमेट्री पॉसिबल है, जल्दी से मैसेज टाइप करिए। कितनी ज्योमेट्री पॉसिबल है? 2। कौन कौन सी? टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल की अगर मैं बात करूं तो सारे जितने भी एंगल्स हैं सबके सब सेम है, इसलिए उनमें जीआई पॉसिबल नहीं है। लेकिन ओआई पॉसिबल है अगर सारे के सारे लिगेंड्स डिफरेंट हों तो। नंबर 1। जीआई क्या होता है? जीआई का मतलब होता है एक नया अरेंजमेंट। लिगेंड्स की पोजीशन को आप चेंज करिए सेंट्रल एटम के चारों ओर, एक नया अरेंजमेंट अगर आपको मिल रहा है इट मींस उसमें जीआई है। अच्छा, जीआई को बेसिकली हम दो तरह से पुकारते हैं, सिस और ट्रांस कह के। अब वो कब कब कहते हैं वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, मैं सब समझाऊंगा, चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो साहब जीआई तो पॉसिबल है, ओआई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर में ऐसे स्लाइस कट करने पे पीओएस आ जाता है। पीओएस का एक बहुत बड़ा रोल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? यानी कि कट किया हुआ पार्ट जो आपने कट किया है, ठीक है, उसको आपने अलग रख दिया, बाकी बचे हुए पार्ट को जब आप मिरर में लेके जा रहे हैं तो मिरर में ले जाने पे अगर वो पार्ट वही दिखाई दे रहा है जो आपने कट करके अलग किया था, इसका मतलब पीओएस है। लेकिन मिरर में जाने पे वो पार्ट ना दिखाई दे करके कुछ और दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इसमें पीओएस नहीं है। तो जब पीओएस होती है तो कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव OIA होता है। लेकिन जब पीओएस क्या कहते हैं होती है, दोबारा बोले देता हूं, जब पीओएस होती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखाई देता है, जब पीओएस नहीं होती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव दिखाई देता है। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। जल्दी से आइए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये तो बहुत ही छोटा सा है, ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री फिक्स और जीआई ओआई दोनों ही देखने को मिलते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ कंडीशंस ला रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। कंडीशन नंबर 1, आई रिपीट, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमारे सामने फिक्स है, ज्योमेट्री आपको पता ही है कि ऑक्टाहेड्रल होती है। अब हमें यह देखना है कि इनमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, किसमें कितने कितने सिस और ट्रांस होते हैं, कौन ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एंड फाइनली उसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ठीक है ना, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा, डी एंड एल फॉर्म पढ़ा ही होगा, वो हमारे क्या है बेटा? एनेंटियोमर्स हैं, यानी कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं। और स्टीरियो आइसोमर्स यानी कि कुल मिला के जीआई प्लस ओआई टोटल कितने हैं। ओके, ये सारी चीजें आपने पड़ी ही होंगी किसमें? ऑर्गेनिक में। अब वहां पे कंपाउंड ऑर्गेनिक के होते हैं, अलग होते हैं। यहां पे क्या होता है बेटा? यहां पे बिल्कुल अलग होता है, यहां पे कॉम्प्लेक्स थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप देख रहे होंगे MA6 A5B A4 B2 A4 BC, ये लाइक दैट जो भी आप देखने में लगे, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कैसे है बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंड है। जी हाँ, तो इनमें कैसे जीआई ओआई कैसे देखा जाता है, सिस ट्रांस कैसे देखा जाता है, आइए शुरू करता हूं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना भाई। ओके, जस्ट ए सेकेंड। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 और सारे के सारे जो भी लिगेंड्स हैं वो कैसे हैं बेटा? मोनोडेंटेट हैं। कैसे हैं? मोनोडेंटेट। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले MA6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। कैसे बनाऊंगा भाई? इस तरह से बनाऊंगा, लाइक दिस। हाँ या ना?
ओके, आप देखिए ध्यान से, सब सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं, ए, ये सब मोनोडेंटेट हैं और सेम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सेम लिगेंड्स हैं। अब मैं इनकी पोजीशन को कैसे भी चेंज कर दूं, आई रिपीट, मैं इनकी पोजीशन को कैसे भी चेंज कर दूं, बात समझ में आ रही है? इसमें क्या होगा बेटा, कुछ भी मुझे कोई भी नया अरेंजमेंट दिखाई नहीं देगा। यानी कि अगर मैं जीआई की बात करूं तो इसमें कुछ नहीं होंगे, ठीक है ना। और अगर मैं सिस और ट्रांस की बात करूं, किसकी बात करूं, सिस और ट्रांस की बात करूं, तो वो भी नहीं होंगे। और अगर मैं एलेंशोमर पेयर्स की ईपी मतलब बोले तो एलेंशोमर पेयर उसकी बात करूं, तो भाई वो इस पर डिपेंड करेगा कि इसमें पीओएस होगा या नहीं होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट मुझे ऐसा दिखाई देता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे फिर आप ही को पहचानना है। मैं बार बार एक एक का अगर ऐसे एक्सप्लेन करने लगा तब तो भैया हो गया पूरा सिलेबस। ध्यान से देखना, हाँ कुछ मैं एफर्ट अपनी तरफ से लगाऊंगा, कुछ आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है लाइक दिस, ओके, देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्टाहेड्रल। और अब मैंने इसको इस तरह से क्या किया बेटा, कट किया, ऐसे करूं, ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, जैसे चाहूं वैसे कट करूं, पीओएस आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ठीक है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर इसमें आ रही है लाइक दिस, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल ऐसे मैंने कट किया, ऐसे कट किया, तो ये ऐसे कट करूंगा तो हाफ ए ऊपर हाफ ए नीचे, हाफ ए ऊपर हाफ ए नीचे, इसी तरह से चारों तरफ, बीच में हाफ एम ऊपर हाफ एम नीचे, ए ऊपर ए नीचे, लाइक दिस। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आ रही है, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अच्छा, दूसरी चीज यहां पे बात आती है एनेंशियोमर पेयर्स की, तो भाई ऑप्टिकली एक्टिव तो है नहीं, तो वो भी कैसा होगा, जीरो ही होगा। हाँ, ऐसा ही कि हम बात कर सकते हैं, तो आप इसको एक कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये आखिरकार है तो अपने आप में एक अरेंजमेंट। ये अलग बात है कि इसका कोई जीआई नहीं, कोई ओआई नहीं, लेकिन ये खुद तो है, तो आप इसको एक कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत से बच्चे, मैं बता दूं, बहुतों के मन में क्या चल रहा होगा कि सर इसमें सिस और ट्रांस है नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा देखो, सिस और ट्रांस जो है, आपको उसके लिए सिर्फ अभी एक या दो एग्जाम्पल तक रुकना पड़ेगा। जैसे ही वो एग्जाम्पल आएंगे मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि सिस और ट्रांस कैसे देखा जाता है। चलिए आइए देखिए, MA5B, MA5B, यहां पे ए, ये भी ए, ये भी ए, और ये बी। जरा ध्यान से देखिएगा, माना कि एक नए लिगेंड की एंट्री हो गई है, लेकिन मैं इस बी को यहां से हटा के यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं। क्या ऐसा करने से इस बी का बाकी ए के रेस्पेक्ट में जो बॉन्ड एंगल है, क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा। मैं इस बी को इन चारों ए में से, पांचों ए में से हटा के इन पांचों में से किसी की भी जगह रख दूं, क्या कोई नया इसमें अरेंजमेंट अपीयर होगा? ऑफ कोर्स नॉट, कोई नया अरेंजमेंट अपीयर नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि इसमें भी कोई जीआई नहीं है, इसका भी कोई सिस और ट्रांस नहीं है। हाँ, रही बात ईपी की, तो भाई देखो ऐसा है कि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर कैसे आ रही है, एक नया बी आ गया है, एक नया लिगेंड आ गया है, और आप कह रहे हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, हाउ, कैसे? जरा ध्यान से देखिए। ऐसे मान लीजिए कि तीन कॉर्नर्स पे यहां पे ए है और इस कॉर्नर पे बी है, और ऊपर ए है, नीचे ए है, और सेंटर में सीएमए है। तो जब मैं ऐसे चलूंगा तो हाफ बी ऊपर हाफ बी नीचे, पीओएस आ गया। बाकी तो सब में आ ही रहे, ए तो कोई दिक्कत पैदा कर ही नहीं रहे, हाँ या ना, सिर्फ बी की टेंशन थी ना। तो ऐसे चलने पे हाफ ऊपर हाफ नीचे, बाकी तीनों ए हाफ ऊपर हाफ नीचे, ये ए फुल ऊपर, ये ए फुल नीचे, और सेंटर में हाफ सीएमए ऊपर हाफ सीएमए नीचे। इस तरह से मैंने कट किया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है।
तो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, ये ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा, और जिसका कोई नहीं बेटा उसका SI तो कम से कम होता ही है, और वो अपने आप में एक अरेंजमेंट है ऑक्टाहेड्रल, इसलिए हमने SI को एक मेंशन कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर 3 रहेगा ये बेटा MA4B2। अभी तक आप देख रहे थे, ध्यान से देखिएगा, आपने A6 देखा, A5B देखा, अब आप क्या देख रहे हैं, A4B2 देख रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये मैंने बनाया CMA, और यहां पे मैंने रखा A और यहां पे रखा मैंने B और B। जरा दूसरे को भी वॉच करिए, ये CMA रखा मैंने बेटा, A जस्ट अ सेकेंड, A हियर इज B एंड B। तो वो टाइम आ गया जब आपको किसके बारे में समझना है, सिस और ट्रांस के बारे में अच्छे से समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। ऑक्टाहेड्रल है, सारे बॉन्ड एंगल्स तो सेम होंगे नहीं। अगर पहले तो ये क्लियर हो जाए कि भाई ऑक्टाहेड्रल में कितने टाइप के एंगल होते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि ये वाला जो एंगल है शायद 120 होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं जब डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में पहले तो मैं आपको बता दूं, 2 तरह के एंगल होते हैं, एक तो 90 होता है और एक 180 होता है। पहले सब इस बात से एग्री हैं? चलिए दिमाग में इमेज बना लेना बहुत अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात आपको सिस और ट्रांस को पहचानने की, तो जरा ध्यान से देखिएगा। उन लिगेंड्स पे फोकस करिए जिनकी पोजीशन आपको दोनों कॉम्प्लेक्स में अलग अलग दिखाई दे रही है। आई रिपीट, आज आपने नोटिस किया होगा, आज मैं बहुत ही धीरे धीरे ध्यान से, मतलब बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। उसका रीजन क्या है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से सुने, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। आपको ये पहचानना और बनाना सब आना चाहिए, अदरवाइज फ्री फोकट के नंबर उड़ जाते हैं, और अगर आता है तो फ्री फोकट के नंबर आप लेके उड़ जाते हो। ये बात ध्यान रखिए, दोनों में अंतर है। नहीं आता है तो ये टॉपिक क्या करते हैं, आपके फ्री फोकट के नंबर को उड़ा देते हैं, और अगर आपको आता है तो आप फ्री फोकट के नंबर लेकर के उड़ जाते हो और IIT में सेलेक्ट हो जाते हो। तो भैया इस बात का ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी ना करिएगा। तो आइए ध्यान से सुनिए। हमें उन ग्रुप्स के बारे में फोकस करना है जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स में, अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और उसी से क्या डिसाइड होगा, सिस और ट्रांस। सर कैसे, जरा ध्यान से देखिए कैसे। इनमें वो ग्रुप जो 2 अलग दिखाई दे रहे हैं वो है BB, ठीक है ना। BB की बात नहीं कर रहा हूं, ये है BB, दैट इज BV की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, BB। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पे बेटा BB है, क्या है, BB। ये आपको 90 डिग्री पे दिखाई दे रहे हैं, और आप इसमें घूम घाम के देख लो किसी भी एंगल से, आई रिपीट, ये आपको 90 के अलावा और किसी एंगल पे दिखाई नहीं दे रहे। किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से ये आपको किसी और एंगल पर दिखाई नहीं देंगे। ये सिर्फ आपको एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 पे दिखाई देंगे। मॉलिक्यूल को ऐसे 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 करके घुमा के देख लो। चलो, वहीं पे आपको ये दोनों 180 पर दिखाई देंगे। कितने पर दिखाई देंगे बेटा, 180 डिग्री पे दिखाई देंगे, और किसी भी एंगल से ये दोनों BB आपको 90 पे दिखाई नहीं देंगे। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जब ऐसे ग्रुप, आई रिपीट, मेरी ये वाली लाइन बहुत ध्यान से सुनना, और ये मैंने आपको जो लास्ट स्लाइड्स प्रोवाइड कराई थी उसमें मैंने ये सब लिखा भी हुआ है। लास्ट लेक्चर में जो आपको स्लाइड मैंने प्रोवाइड कराई थी ये सब उसमें लिखा भी हुआ है। बस यहां मैं जो बोलने में लगा हूं
उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। और एक बात और ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोलने में लगा हूं यहां पे इस समय राइट नाउ, वो थोड़ा सा आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार टीचर किताबी लैंग्वेज लिखाए और आप वो लिखें, आप थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखिए। हम और आप यहां इस समय मान लीजिए कि पढ़ने नहीं बैठे, 2 मिनट के लिए मान लीजिए हम पढ़ नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्कशन। मान लो कि कुछ आपको आता है, मान लो कि कुछ मुझे आता है, और हम आपस में मिलकर के क्या करने में लगे हैं, डिस्कशन करने में लगे हैं। कसम से कह रहा हूं बहुत बढ़िया समझ में आएगा, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये 90 पे है, हाँ यार 90 पे तो है। क्या ये किसी एंगल से और किसी और डायरेक्शन से किसी और एंगल पे नजर आ रहे हैं, नहीं यार नजर तो नहीं आ रहे। तो जब ऐसे ग्रुप जो पूरे मॉलिक्यूल में ओनली 90 डिग्री पे हो, आई रिपीट, हाँ ओनली 90 डिग्री पे कोई ग्रुप हो, बात समझ में आ रही है, बी बी कहां पे है बेटा, ओनली 90 डिग्री पे है, तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री सिस कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू, आई रिपीट, विद रिस्पेक्ट टू बीबी। बीबी के रेस्पेक्ट में ये, जब ये बीबी कहां पे है बेटा, 90 डिग्री पे है, आई रिपीट बी बी कहां पे है, ओनली 90 डिग्री पे, तो ये पूरी ज्योमेट्री सिस कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू बीबी। उसी तरह से ये क्या हो, बी बी ओनली 180 डिग्री पे हो, तो ये पूरी ज्योमेट्री ट्रांस कहलाएगी विद रेस्पेक्ट टू बीबी। यहां से बच्चों के मन में एक नया डाउट आता है, मुझे पता है आप यही सोचोगे जो मैं बताने वाला हूं। आप क्या कहोगे, सर मान लिया आपने बोला कि ये 90 पे है, मैंने मान लिया। आपने बोला ये 180 पे है, सर मैंने मान लिया। लेकिन सर मुझे एक बात का बहुत भयंकर वाला डाउट आ रहा है, क्या सर, ये 90 पे है इसलिए आपने सिस मान लिया विद रिस्पेक्ट टू बीबी, ए भी तो 90 पे है सर। आई रिपीट, आपने ए के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं माना। तो अगर कोई बच्चा मुझसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो मैं मान के चलता हूं कि उस बच्चे ने शायद इस वर्ड को ध्यान से नहीं देखा। मैंने क्या लिखा, बीबी ओनली 90, कहने का मतलब है सिस और ट्रांस केवल हम उनके बेसिस पे डिसाइड करेंगे जो या तो सिर्फ 90 पे हो या 180 पे। यहां पे जो ए है, आई रिपीट, यहां पे जो ए है वो 90 पे भी है और साथ के साथ वो 180 पे भी है। तो ऐसे ग्रुप जो एक समय में 90 पे भी हैं और 180 पे भी हैं, उनके रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस कंसीडर नहीं होता है। उनके रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस कंसीडर नहीं होता है। यहां पे आप देखिए, ये माना कि ये 90 पे, यहां पे भी यही केस आएगा। आई रिपीट कि सर मान लो कि ये 180 पे है लेकिन सर ये 90 पे है, तो आपने इसको ट्रांसी क्यों माना, आपने इसको सिस क्यों नहीं मान लिया विद रिस्पेक्ट टू ए। फिर वही बात, माना कि ए 90 पे है लेकिन 180 पे भी तो है, तो ऐसा ग्रुप जो एक ही समय में एक ही मॉलिक्यूल में 90 पे भी हो 180 पे भी हो, उसके रेस्पेक्ट में हम सिस और ट्रांस कंसीडर नहीं करते। हम सिस और ट्रांस उसके रेस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं जो ग्रुप एक समय में या तो सिर्फ 90 पे हो या सिर्फ 180 पे हो। दैट्स ऑल। जल्दी से बताओ, अच्छे से समझ में आया? इतनी सी लाइन बढ़िया से समझ में आ जानी चाहिए कि सिस और ट्रांस हम केवल उन्हीं के रेस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर मैं जीआई की बात करूं तो दिस टाइम कितने जीआई कंसीडर होंगे? 2, 1 सिस 1 ट्रांस। ओके, एक सिस होगा और एक क्या होगा? ट्रांस होगा, करेक्ट। और ईपी कितने होंगे बेटा? वो 0 होंगे, कोई नहीं होगा। एसआई कितने होंगे? 2। अब आप बोलेंगे सर ईपी क्यों नहीं होगा? नहीं होगा इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं बोला क्योंकि नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? तो वो भी बता देते हैं भाई क्यों नहीं होगा। आओ जरा ध्यान से देख लेते हैं। मान लो कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई आपको दे रही है,
करेक्ट, ओके। और यहां पे दोनों तरफ कौन है, बी बी, और बाकी चार तरफ कौन है, ए, 1 2 3 4। क्या ऐसे करने पे पीओएस नहीं आ रहा, आ रहा है, तो सिस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ट्रांस की बात करूं, एक ए ऊपर है, एक बी ऊपर है, एक बी नीचे है, बाकी चार कोनों पे कौन है, ए है। क्या ऐसे करने पे पीओएस आ रहा है, हाँ आ रहा है, जो पोजीशन सब दिखाई साफ दे रहा है, हाँ या ना। तो बाय द एंड समरी इज दैट दोनों में पीओएस आ रहा है, दैट्स व्हाई दोनों के दोनों कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। एंड देन शो माय पेयर, मैंने लिख दिया 0। फाइनली एसआई कितने हो गए, 2। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नंबर 4, MA4, MA4। अब ध्यान से देखिए, पिछली बार A4 B2 था, इस बार हम B2 को तोड़ देंगे, किसमें देखेंगे, A4 BC। नाउ ये लीजिए A A A A, हियर इज B, हियर इज C, एंड यहां पे देख लीजिए ध्यान से, B B A A A और A। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पे माना कि ये दोनों अलग अलग लिगेंड हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि 4 के रेस्पेक्ट में 2 अलग अलग लिगेंड का एक ग्रुप है। आई रिपीट, 4 के रेस्पेक्ट में बात की जाए, बाकी 4 के रेस्पेक्ट में, तो 2 अलग अलग लिगेंड का एक ग्रुप है, और वो ग्रुप कहां पे है, 90 पे, और यहां वो ग्रुप कितने पे है, 180 पे। तो बाय द एंड समरी इज दिस, क्या बोलूंगा, दिस विद रेस्पेक्ट टू बी सी, और यहां पे मैं बोलूंगा बेटा ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू बी सी। ये चीज होती है, ये बात समझ में आई, अच्छे से क्लियर हुआ। तो बाय द एंड समरी इज दिस MA4BC, MA4BC। अब इसमें आप देखिए नंबर ऑफ GI कितने होंगे, 2। वो सीक्वेंस वैसा ही चलेगा भाई, मैं बार बार GI से ट्रांस नहीं करूंगा, आप समझ जाइएगा कि पहली डिजिट किसके लिए है, दूसरी किसके लिए, तीसरी किसके लिए है ना। तो नंबर ऑफ GI कितने होंगे, 2, 1 सिस 1 ट्रांस, नो EP क्योंकि इसमें POS आ रहा है, और SI कितने होंगे बेटा, 2। दैट्स ऑल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर 5, MA4BC तो हो गया, अब A3 और B3 कर लेते हैं। तो MA3B3 जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे A, यहां पे B और B, ओके। एंड वन मोर, ये CMA है, यहां पे A, यहां पे B और B, करेक्ट। अब आप देखिए हो क्या रहा है, इन पे मैं डॉट बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये तीनों ग्रुप्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों A एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 पे हैं। ये तीनों ग्रुप जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 पे हैं। ऐसों को हमने नाम दे दिया फैशियल, और इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है फैक, FAC, फैशियल। बात समझ में आ रही है, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, फैक, ओके। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है, ये जो सेम ग्रुप है बेटा, ये आपस में यहां तो 90 पे है, ये भी 90 पे है, लेकिन ये 180 पे है, और यही सेम कंडीशन क्या हो रही है बेटा, जरा ध्यान से देखना। यस और नो, प्रॉपर दिखाई दे रहा है भाई, यही सेम कंडीशन आपको कैसी दिखाई दे रही है भाई, ध्यान से देखो। यहां पे ये तीनों
ए आपस में कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये 90 पे और ये आपस में 180 पे। उसी तरह से ये दोनों और ये तीनों आपस में इस तरह से तो 90 पे है, लेकिन ये आमने सामने कैसे हैं, 180 पे। तो इसको बोलते हैं बेटा मेरीडियोनल, और शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा मर। क्या होती है, मर। तो एक होता है फेशियल और एक होता है मेरीडियोनल, और शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो मैंने आपको बता दी है। अब मुद्दा ये है कि इनको क्या किया जाए। तो फेशियल को हम सिस के कॉलम में रख देते हैं, मेरीडियोनल को हम ट्रांस के कॉलम में रख देते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, नंबर ऑफ जो जीआई हैं वो 2 होंगे। एक क्या होगा, फेशियल होगा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फैक लिखेंगे। बेसिकली हम इसको सिस ना बोल करके फैक बोलेंगे यहां पर। और ट्रांस के कॉलम में हम इसको क्या करेंगे, मेरीडियोनल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेरीडियोनल, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, मर। और इसमें कोई क्या कहते हैं, ईपी एनेंटियोमेरिक पेयर नहीं होगा, और जीआई कितने काउंट होंगे, 2। तो ऐसी कंडीशन जिसमें तीन ग्रुप, 3 लिगेंड्स आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां आ रहे हो, 90 पे आ रहे हो, उसको फेशियल मान लेना। और जहां पे ऐसा हो रहा हो कि आपस में इस तरह से 90 आ रहे हो, 180 भी आ रहा हो, तीनों ग्रुप में 90 और 180 एक साथ दोनों एंगल आ रहे हो, उनको मेरीडियोनल मान लेना। तो ये चीज आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 6 पे, एम A3 B2C। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये M है, यहां पे हमने एक ही पोजीशन को क्या कर लिया है बेटा, फिक्स कर लिया है। और यहां पे हमने क्या किया है बेटा, B2C को लिख दिया है। अब ध्यान से देखिए, ये आपको फेशियल का फील दे रहे हैं। जिसमें आपको फेशियल का फील आए, आई रिपीट, जिसमें आपको फेशियल का फील आए, मेरी इस लाइन को ध्यान से सुन लेना और कहीं पे अपने शब्दों में लिख लेना। जहां पे आपको फेशियल का फील आए उसे आपको सिस की तरह कंसीडर करना है। तो ये हमारा कौन हो गया, सिस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है एक और अरेंजमेंट की, जरा ध्यान से देखिएगा। ये ए है और ए है, करेक्ट। अब आगे यहां पे बी को फिक्स करिए, ध्यान से सुनिए। जिसको मैं फिक्स करूंगा मैं उसको इस तरह से सर्किल में शो करूंगा। आई रिपीट, ये मैं यहां पे इस तरह से लिखे देता हूं। जिसको मैं सर्किल में शो करूंगा इट मींस वो क्या है, फिक्स है, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। सर्किल का मतलब क्या है, इसकी पोजीशन फिक्स है। अब मैं फिक्स कैसे कर रहा हूं, किसको फिक्स करूंगा, आपके मन में यह भी तो डाउट आएगा कि सर बी को ही फिक्स किया, सी को क्यों नहीं फिक्स कर लिया। अरे भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लेकर के मैं काम कर रहा हूं। किसको लेके काम कर रहा हूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लेकर के काम कर रहा हूं। ए को तो मैंने इस तरह से ले लिया, लाइक दिस, ठीक है, मेरिडियनल फॉर्म में। और मेरिडियनल फॉर्म में ले लिया है तो मान के चलिए कि मैं इसको ट्रांस कंसीडर करूंगा। आई रिपीट, मेरिडियनल फॉर्म में ले लिया है तो मान के चलिए कि मैं इसको कैसे कंसीडर करूंगा, ट्रांस कंसीडर करूंगा। अब जब मैं इसको ट्रांस कंसीडर करूंगा तो बाय द एंड समरी इज दिस, ठीक है। बी को मैंने फिक्स लिया है तो एक बार मैं बी के सामने बी को लाऊंगा तो सी यहां पे आ जाएगा। और एक कंडीशन और बनाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ए ए ए, ये देखिए मैंने बी को अभी फिक्स रखा है और इस बार बी के बजाय यहां पे सी ले आया और बी को यहां पे ले गया। ये मैं डायग्राम पूरा कर देता हूं और फिर हट जाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। बी को फिक्स किया, बी के सामने बी को लाया, सी यहां पे रह गया। तीन दोनों के रेस्पेक्ट में कैसा है, 90। आगे फिर दूसरी बार मैंने बी को ही फिक्स रखा और इस बार बी के सामने 180 पे किसको ले आया, सी को। तो जो सी कभी इनके रेस्पेक्ट में 90 पे था, अब ये सी इनमें से एक के रेस्पेक्ट में, कहां तो दोनों के रेस्पेक्ट में 90 पे था, अब यहां पे ये सी इसके रेस्पेक्ट में ही सही, एक के रेस्पेक्ट में ही सही
180 पे आ गया। तो ये एक नया अरेंजमेंट हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक काम और करते हैं ना, आपने बात की थी अल्फाबेटिकल ऑर्डर की। किसकी बात की थी? अल्फाबेटिकल ऑर्डर की। तो सर एक काम करो ना, क्या कि यहां पर वापस से ए लिख दो, ये लो लिखे देता हूं, और फिर एक काम करो सर यहां पे सी को लिख दो और इसको फिक्स कर दो। कर दिया बेटा, सी को मैंने फिक्स कर दिया। अब सर देख क्या रहे हो खड़े खड़े मुंह, इसको यहां पे बी क्यों नहीं लगा देते हो? लो बेटा लगा दिया। तो जरा ध्यान से देखना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये लाला फोर्थ है। तो जो फोर्थ है वो कहीं ना कहीं क्या वो थर्ड का रिपीटेशन होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए। हाँ सर बिल्कुल होगा। कैसे? एक ही पोजीशन सारी सेम दिखाई दे रही हैं, ये लीजिए, और यहां बी के सामने सी था, यहां सी के सामने बी है, और यहां पे बी। सर ये तो बिल्कुल सेम हो गया। यहां पे भी बी और सी का एंगल 180 है, यहां भी है। यहां पे सी का एक के साथ 90 था, यहां भी इसके साथ 90 है। अरे सर ये तो ज्योमेट्री क्या हो गई? सेम हो गई, यानी कि ये कंसीडर नहीं होगी, यानी कि हमें इसको बनाना भी नहीं है, इस ज्योमेट्री को हमें बनाना भी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आखिरी वाला जो बचे, जैसे आपने देखा यहां पे 3 अल्फाबेट थे, ए था, बी था और सी था। तो जब भी आखिरी वाला बचे, ठीक है, उसको कभी भी फिक्स नहीं करना है। अगर उसको फिक्स करके आप कोई नई ज्योमेट्री बनाना चाहोगे, यहां पे कितने अल्फाबेट थे मैं दोबारा से बोलता हूं, ए बी और सी। ए को आपने फिक्स किया, फिर बी को फिक्स किया, और अगर आप बी के बाद सी को फिक्स करोगे, यानी कि आखिरी वाले को फिक्स करके बनाना चाहोगे, तो जब भी कोई आप नई ज्योमेट्री बनाना चाहोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बाकी बनी हुई ज्योमेट्री में से ही किसी का रिपीटेशन है। आई रिपीट, क्या है वो? रिपीटेशन है। तो इसलिए फाइनल जो होगा बेटा, ये मैं हटा रहा हूं, मुझे यहां पे इसको नहीं रखना है, मैं इसको यहां पे नहीं रख सकता, ठीक है। चलिए, तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर आपसे कोई बोले जीआई कितने हैं? 3 है। सर मैं सिस और ट्रांस कैसे मानूं? अरे भाई जिसमें आपको फेशियल का फील आ रहा है उसको सिस मान लो, जिनमें आपको मेरिडियनल का फील आ रहा है उनको ट्रांस मान लो, और पीओएस तो आप चेक कर ही सकते हो कि किसी में नहीं आ रही है। नंबर ऑफ एसआई 3 हो गए, बात खत्म। सिंपल। अच्छे से क्लियर हुआ भाई? चलो बहुत बढ़िया। नंबर 7, ध्यान से देखिएगा, नंबर 7। नंबर 7 क्या कहता है? एम A3 BCD। एम A3 BCD है भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तीनों ए को 90 पे ले लेंगे। ये लो भाई, तीनों ए 90 पे ले लिए, और एक पे लगाएंगे बी, एक पे लगाएंगे सी, और एक पे लगाएंगे डी। बात समझ में आई? माना कि ये 3 लिगेंड अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 पे ही। ओके, फेशियल का फील आ रहा है, यानी कि मेरे लिए ये कौन हो गया? सिस हो गया, बात खत्म। आगे, अब मैं आगे क्या करूंगा? जब मैंने ए को लिया था 90 पे फेशियल के फॉर्म में, अब मैं ए को लूंगा मेरिडियनल के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? मेरिडियनल के फॉर्म में। तो ये लो, मैंने ए को मेरिडियनल के फॉर्म में ले लिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पोजीशन को फिक्स करूंगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पोजीशन को फिक्स करूंगा, तो सबसे पहले किसको फिक्स करूंगा? बी को फिक्स करूंगा। बी की पोजीशन मैंने सर्किल से बना दी है। सर्किल का मतलब याद रखना फिक्स, ये मैंने पिछली स्लाइड में लिख भी दिया है। सर्किल का मतलब क्या है? फिक्स। चलिए, अब बी को मैंने फिक्स कर दिया है, तो बी के सामने एक बार मैं किसको लाऊंगा? सी को लाऊंगा, तो डी यहां हो जाएगा। फिर दूसरी बार में मैं क्या करूंगा? जरा ध्यान से देखना, ये मैंने ए को फिक्स रखा, कैसे? ऐसे।
कौन सी पोजीशन पे? मेरिडियनल पोजीशन पे। बी को भी मैंने फिक्स रखा, ठीक है। और पिछली बार बी के सामने सी लाया था, इस बार मैं बी के सामने डी लाऊंगा। जब मैं बी के सामने डी लाऊंगा तो सी यहां पे आ जाएगा। आगे चलते हैं। मैंने वापस से एम को यहां पे रखा और तीनों ए को मैंने मेरिडियनल पोजीशन पे फिक्स रखा। और अब मैं यहां पे इस बार, पिछली बार मैंने बी को फिक्स किया था, इस बार मैं सी को फिक्स करूंगा। अब जब मैं सी को फिक्स करूंगा तो एक बार यहां पे किसको लाऊंगा बेटा? डी को लाऊंगा। हमेशा ध्यान रखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप जिसको फिक्स कर रहे हैं उसके बाद वाले अल्फाबेट को आपको 180 डिग्री पे लाना है। बी के सामने आप सी को लाए थे और डी को लाए थे, अब सी के सामने आप डी को लाएंगे। अगर आप सी के सामने यहां पे बी को ले आए तो वो इन्हीं में से कोई एक रिपीटेशन होगा। जी हां, आप इस हायरार्की को समझने की कोशिश करिए। अगर मान लो 4 लिगेंड है, ए बी सी डी, और 2 एक और ले लो, ई एफ बी ले लो। क्या ले लो भाई? दोबारा से लिखे देते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। तो ए के सामने आप बी सी डी ई एफ को ला सकते हो, बी के सामने आप सी डी ई एफ को ला सकते हो, सी के सामने आप डी ई एफ को ला सकते हो, डी के सामने आप ई एफ को ला सकते हो, ई के सामने आप एफ को ला सकते हो, एफ के सामने आप किसी को नहीं ला सकते हो। यह चीज को समझने की कोशिश करिए और यही मेरा क्यूएसपी है, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट। हमेशा इस सीक्वेंस को फॉलो करिए, आपके कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा इस सीक्वेंस को फॉलो करिए। अगर आप ए के सामने बी सी डी, आप ए के सामने बी सी डी ई एफ को ला रहे हैं तो बी के सामने आप सी डी ई एफ को लाएंगे और नया अरेंजमेंट पाएंगे। अगर आप बी के सामने ए को ले आए यहां पर, पक्का 200% वो किसी एक नए का अरेंजमेंट होगा। जी हां, वो किसी एक नए का अरेंजमेंट होगा। सी के सामने आप डी ई एफ को ले आए, डी के सामने आप ई एफ, चलेगा। लेकिन मान लो डी के सामने आप किसको ले आए? सी को ले आए, गड़बड़ हो जाएगी। और इसी तरह से हमेशा याद रखिए, जो भी अल्फाबेट आप ले रहे हैं, आप उसके सामने जिस अल्फाबेट को भी आप फिक्स कर रहे हैं उसके सामने आप उसके बाद वाले अल्फाबेट को ही रख सकते हैं। अगर आपने उससे पहले वाले अल्फाबेट को रख दिया तो भैया समझो फाइल निपट गई और क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये बहुत ही धांसू टेक्निक है, ये आपके कभी किसी क्वेश्चन को गलत नहीं होने देगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ जीआई की बात चल रही थी, जरा सा ये अधूरा रह गया। पिछली बार हमने बी के सामने किसको लिया था? डी को लिया था, ठीक है। उससे पहले सी को लिया था, इस बार सी को फिक्स किया, यहां डी को लिया है, यहां बी को रख देंगे। कुल मिला के नंबर ऑफ जीआई, आई रिपीट, कुल मिला के नंबर ऑफ जीआई कितने हो गए? 4। एक सिस हो गया, 3 ट्रांस हो गए। और अब आप इसमें देख सकते हैं, आपको सिस में ढूंढने से भी पीओएस नहीं मिलेगी। तो जहां पे पीओएस है वहां पे मैं ये ऐसे डॉट लगा दिया करूंगा, और डॉट का मतलब होगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी सारे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है भाई सभी को? तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एनेंशियोमर पेयर की बात हो रही है तो एक पेयर हो गया, लेकिन अब बात आती है, क्वेश्चन आता है एसआई कितने होंगे। तो भाई बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो क्या करते हैं, एसआई यहां पे भाई 2 ही वैल्यू आ सकती हैं। देखो सिस और ट्रांस मिला के टोटल तो कितने हो रहे हैं? जीआई 4 हो रहे हैं। अब ऑप्टिकल, अब एसआई कितने होंगे? तो वो क्या करेंगे, इसको प्लस इसको ऐड कर देंगे। तो इसको तो वो पेयर बोल रहे हैं, ये तो एनेंशियोमर पेयर है ना, ईपी। अब इसको तो वो पेयर बोल रहे हैं, पेयर मतलब 2, तो वो क्या करेंगे, 4 और 2 6 कर देंगे। गलत। कितना होगा एसआई? कितना होगा? आई रिपीट,
SI कितना होगा 5। आप बोलेंगे वो कैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक सिस है, 3 ट्रांस है, टोटल कितने GI हैं 4, ठीक है साहब। लेकिन ये जो सिस है ये खुद तो है, प्लस इसकी एक मिरर इमेज है, तो भाई एक ही तो ज्यादा बड़ा, एक तो GI में काउंट हो गया सिस, और उसकी मिरर इमेज ही तो एक एक्स्ट्रा आई, यानी कि 4 तो पहले से हैं और एक इसकी मिरर इमेज है, तो भाई कुल मिलाकर के 5 ही तो हुए, 6 थोड़ी ना हो गए। 4 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं 4, ठीक है। उनमें से 3 सिंगल हैं, लेकिन एक जो है उसका एक जुड़वा भाई भी है। तो अगर मैं बोलूं 4 दोस्त जो हैं, 3 सिंगल हैं और एक ऐसा है जिसका जुड़वा भाई भी है, तो अगर मैं टोटल मिलाऊं तो भाई 5 ही तो हुए, 6 थोड़ी ना बोल दूंगा। क्या बोलूंगा, 6 थोड़ी ना बोल दूंगा, 5 ही तो बोलूंगा कि भाई 4 दोस्त हैं और उनमें से एक का जुड़वा भाई है, तो 5 लोग हुए ना, 5 मेंबर हुए ना, तो बस बात खत्म। वही यहां पे भी हो रहा है, एक तो GI में ऑलरेडी काउंट है, बस एक उसकी मिरर इमेज ही तो है, तो ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, टोटल 5 ही तो हुए, बात खत्म, वेरी सिंपल। तो ये 5 स्टीरियो आइसोमर्स कंसीडर होते हैं, ठीक है। नाउ अभी मैं आपको इसकी एक शानदार टेक्निक बताने, ये जो है इसको हमें आगे फॉलो करना है, टाइम आ गया, आइए देखे लेते हैं। नंबर 8, आई रिपीट नंबर 8, बहुत ध्यान से देखिएगा। M पहला वाला कौन सा था बेटा, A3BCD, अब आएगा M, A2, B2 और C2। बीच में कोई भी आप फॉर्मेट बनाना चाहोगे तो वो किसी ना किसी का रिपीटेशन ही होगा, ये मान के चलिए, वो किसी ना किसी का क्या होगा बेटा, रिपीटेशन ही होगा। आइए बनाए लेते हैं M, ठीक है, A, B और C, 3 के तीनों ग्रुप्स जो भी हैं सब आपस में 90-90 पे हैं। ए आपस में 90 पे है, बी आपस में 90 पे है, सी आपस में 90 पे है, सब आपस में 90 पे है। ओके, नाउ जिस तरह से ये सब आपस में 90 पे हैं, तो हमने बोल दिया ऑल आर सिस। तो अगर ऑल आर सिस हो सकता है तो एक बात याद रखिएगा, अगर किसी ज्योमेट्री का नाम ऑल आर सिस हो सकता है, आई मीन कोई ज्योमेट्री ऑल आर सिस हो सकती है, तो बहुत हद तक चांस है कि उसका ऑल आर ट्रांस भी होगा। तो ऑल आर ट्रांस कैसे होगा, आइए, आई थिंक बहुत से बच्चों ने पहले ही सोच लिया होगा कि हाँ ऐसे हो जाएगा। ये देखिए ए बी बी एंड सी सी, तो ये क्या हो गया बेटा, ऑल आर ट्रांस। क्या हो गया, ऑल आर ट्रांस। ओके, चलिए ये हो गया बेटा ऑल आर सिस, ये हो गया ऑल आर ट्रांस। अब आगे की कहानी तो आपको पता ही है क्या। अब आप इसको एक काम करिए, इसको विद रेस्पेक्ट टू वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एबीसीडी में से, एबीसी में से किसको लेंगे, ए को लेंगे। किसको लेंगे, ए को। आइए, ये है एम, यहां पे ए, जस्ट ए सेकेंड, यहां पे ए 180 पे आ गया, यहां पे बी, बी और सी, सी। कोई भी एक ग्रुप, देखिए यहां पे तो सारे के सारे 90 पे थे ना, इससे कंपेयर करिए पहले वाले से, कोई भी एक ग्रुप अगर 180 पे आ गया तो पूरा मॉलिक्यूल ट्रांस कहलाएगा, पूरा मॉलिक्यूल ट्रांस कहलाएगा विद रेस्पेक्ट टू दैट ग्रुप जिसके कारण वो ट्रांस बना, जो 180 पे है, और वो कौन है, ए। विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में पूरा मॉलिक्यूल ट्रांस कहलाएगा। तो अगर मेरी बात समझ में आ गई तो बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि भैया अगला मॉलिक्यूल बी के रेस्पेक्ट में आने वाला है। कहां आने वाला है, बी के रेस्पेक्ट में। कैसे, ऐसे, ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू बी, बी। और इसी तरह से अगला ट्रांस आने वाला है विद
respect to CC. Okay, with respect to CC. तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ जीआई काउंट कर लीजिए, कितने हैं? 5। ठीक है, इसमें से एक सिस हो गया और 4 ट्रांस हो गए। सिस में ढूंढ लेना भैया, पीओएस ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, यानी कि एनेंटियोमर पे 1 हो गया। एंड फाइनली एसआई कितने हो गए? 6। तो मैं इतना सा चाहता हूं कि आगे कुछ फॉर्मेट बचते हैं, वो आगे कौन से फॉर्मेट हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ज्यादा नहीं है, 8 तो बता ही चुका हूं। टोटल कितने फॉर्मेट थे? 11 फॉर्मेट थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना? 10 और 11। तो भाई 8 बता चुका हूं, कितने बचते हैं? 3। थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से दिमाग लगाइएगा, ठीक है? आपको आना चाहिए, नहीं तो आगे तो मैं बताऊंगा। मैं मैसेज आपके रीड करता ही हूं, मैसेज से देख लूंगा। आप अगर कोई मान लीजिए आपको 9 10 और 11 में से इन 3 में से किसी में भी दिक्कत आती है तो आप उसमें बता देना, मैसेज कर देना कि भाई मुझे 9 में प्रॉब्लम है, 10 में, 11 में, किस में, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, वो कोई समस्या नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये फाइनली हमारा पूरा का पूरा टेबल है जो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया है। मेरे हिसाब से आपको इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है? अगला आता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6C है। आई रिपीट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6C है, लेकिन इसमें एक कहानी अलग छुपी हुई है। कैसे? ये बाइडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का मतलब है कि डोनर एटम सेम है। आई रिपीट, डोनर एटम सेम है। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। और इनको कैसे देखा जाता है वही मैं आपको 2-3 बता देता हूं, 2-3 आप अपनी तरफ से करेंगे। टोटल ज्यादा नहीं है, मात्र 8 फॉर्मेट है। कितने फॉर्मेट है? 8। ओके, ये लीजिए, टोटल कितने फॉर्मेट है बेटा? 8 फॉर्मेट है। 8 फॉर्मेट है, 2-3 मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी तो आप, मुझे पता है, अपने आप कर ही लोगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला एग्जांपल है हमारे पास MAA होल थ्राइस। आइए देखिए MAA होल थ्राइस। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? इसके अपने कुछ तरीके होते हैं, हमें उन तरीकों को फॉलो करना होगा। ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है बेटा? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस इज क्या है बेटा? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। और हमें इसको देखना है कि इसमें पीओएस है या नहीं है, कोई नया अरेंजमेंट है या नहीं है, तो उस पर भी आऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी जो ये इस तरह के किलेटिंग लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेट किलेटिंग लिगेंड है, आप देख सकते हैं रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कुछ बहुत ही ज्ञानी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, बहुत ही ज्ञानी, ठीक है ना, वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, यहां तो 3 मेंबर रिंग दिखाई दे रही है, 1 2 और 3। मुझे पूरी उम्मीद है वो इस तरीके का हाई लेवल का ज्ञान लगाएंगे। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा तो मतलब दिमाग लेके पैदा होना चाहिए, क्योंकि इंसान को दिमाग से इतना भी गरीब होना सही नहीं होता है। ये जो लाइन आप बीच में देख रहे हैं, ये लाइन बता रही है कि यहां पे भी एटम प्रेजेंट है, यहां पे भी एटम प्रेजेंट है। जस्ट इमेजिन कि यहां पे क्या होता है बेटा? EN होता, इथाइलिन डाइअमीन। क्या होता? इथाइलिन डाइअमीन, लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या होता कि यहां पे नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, बीच में 2 कार्बन है, हाँ या ना?
इसका ये मतलब होता या नहीं होता? होता। तो टोटल अगर यहां पे भी 2 नाइट्रोजन है और यहां पे भी एक नाइट्रोजन है, यहां भी एक नाइट्रोजन है और बीच में 2 कार्बन है, टोटल कितने हो गए? 5। तो ये तो 5 मेंबर रिंग हो गई ना, ये 3 मेंबर थोड़ी ना हुई। तो हम तो सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं यार कि ये सिमेट्रिकल लिगेंड है, तो इसको 3 मेंबर रिंग मत मान लेना, इसको 3 मेंबर रिंग मत मान लेना। मान के चलना कि यहां पे जो लाइन इस तरह से मैंने खींची है, ड्रॉ की है, मान के चलिएगा कि वहां पे एटम प्रेजेंट है, वहां पर एटम प्रेजेंट है। बात समझ में आई? एज यूजुअल कुछ भी करके देख लो, इससे किसी भी एंगल से पीओएस नहीं आएगा। फिर भी मैं एक बार आपके साथ कोशिश कर लेता हूं, ठीक है ना? हाँ, मान लो कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो उसके लिए किसी भी एंगल से पीओएस नहीं आएगा, ये बात मान के चलिए। कैसे? इमेजिन करिए, ए ये इधर है, एक ए इधर है और एक ए इधर है। अब जब मैं मान लो इसको ऐसे कट करता हूं, मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ के शीशे पर रख दूं, तो ये जो यहां की रिंग है वो मुझे यहां दिखाई देनी चाहिए, मगर यहां तो कोई रिंग नहीं है। अच्छा, अगर मैं ऐसे कट करूं तो जो ये रिंग है यहां पे भी एक रिंग होनी चाहिए, यहां पे भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कुल मिला के किसी भी एंगल से पीओएस नहीं है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, नंबर ऑफ जीआई 0 है, कोई सिस नहीं है, कोई ट्रांस नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये खुद ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि इसका जो जीआई है वो माना कि 0 है, सिस नहीं है, ट्रांस नहीं है, लेकिन ईपी तो है। और ईपी क्या है? एक पेयर है, और जब ये एक पेयर है तो एसआई यहां पे 2 हो जाएंगे, यानी कि इसके टोटल स्टीरियोआइसोमर 2 हो जाएंगे। वेरी सिंपल। तो अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर क्या है बेटा? सॉरी 2। क्या है? 2। जरा ध्यान से देखिएगा, MAA होल ट्वाइस और B2। सर एक साथ 2 B क्यों ले आए? मन में ये विचार आएगा, अरे भाई जब आप एक बाइडेंटेट को हल्का करोगे, हटाओगे, तो वहां पे 2 मोनोडेंटेट ही तो लगाने पड़ेंगे ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है या नहीं करना है? हाँ सर करना है, मेंटेन करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है, हमने मेंटेन कर लिया। अब आइए इसका डायग्राम बना देते हैं। ये A है, ये A है और ये B है। ये B कहां पे दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री पे दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं एक नया अरेंजमेंट लाता हूं। क्या करता हूं? नया अरेंजमेंट लाता हूं। ये A है, A है, ये भी A है, ये भी A है, और ये B है और ये B है। और ये B कहां पे दिखाई दे रहा है बेटा? 180 डिग्री पे दिखाई दे रहा है। तो इसके टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए? 2 अरेंजमेंट हो गए। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी, ठीक है ना, वो क्या करेंगे बेटा? वो बोलेंगे सर इसमें एक और भी तो कंडीशन हो सकती थी। कैसी? ये M दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ये A दिखाई दे रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहे हैं। ये B दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो सर इसको ऐसे जोड़ दो और इसको ऐसे जोड़ दो। तो भाई इसको जोड़ने पे जो क्रॉस बनाया ना, बस वही इसका आंसर है। कहने का मतलब है ये पॉसिबल नहीं है, क्रॉस मतलब पॉसिबल नहीं है। क्यों? सीधी सी बात है, जो किलेटिंग लिगैंड होते हैं दे आर ऑलवेज एट 90 डिग्री, वो हमेशा आपस में एडजेसेंट पोजीशन पे ही अटैच होते हैं। कभी भी वो इस तरह से 180 डिग्री पे अरेंज नहीं होते, नेवर। कभी भी वो इस तरह से 180 डिग्री पे कभी भी अरेंज नहीं होते, वो हमेशा 90 डिग्री पे ही अरेंज होंगे, अपनी एडजेसेंट पोजीशन पे ही अरेंज होंगे। तो बाय द एंड समरी इज दिस, नंबर ऑफ जीआई कितने हो गए बेटा? 2। ठीक है, एक इसको हम क्या मान सकते हैं? नो डाउट सिस, और एक को हम क्या मान सकते हैं? ट्रांस।
सिस वाले में ऑप्टिकल एक्टिविटी है और ईपी कितना हो गया आपका, एनेंशियोमेरिक पेयर कितना हो गया 1 और स्टीरियो आइसोमर हो गए 3। दैट्स ऑल। इतना आपको अच्छे से होपफुली समझ में आया होगा। आइए अब अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जरा ध्यान से देखिए। ये है बेटा नंबर 3 एम ए ए होल ट्वाइस, और पिछली बार हमने लिया था B2, इस बार हम क्या ले रहे हैं बेटा BC। आइए देखे लेते हैं। ये AA हो गया, ये भी AA हो गया, और ये हमने लिया बेटा B एंड C। ओके, नाउ ये नो डाउट इन इट सिस पोजीशन है। जो AA के रेस्पेक्ट में तो हम बात करेंगे ही नहीं, ऑब्वियसली किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू B एंड C। AA के रेस्पेक्ट में हम सिस और ट्रांस क्यों नहीं देखेंगे? अरे भाई जो 90 से 180 पे जा ही नहीं सकता, उसके रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस देखना भी बेकार है। ठीक है, तो यहां पे ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, ओनली एंड ओनली B एंड C। अब अगला क्या होगा, आइए वो भी देख लेते हैं। M A A A A, हियर इज B एंड C। जरा ध्यान से देखिए, ये 180 पे आ गया, ट्रांस कंसीडर होगा विद रिस्पेक्ट टू BC। ओके, नाउ अब आप चाहें कि इसके अलावा कोई नई पोजीशन बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ GI 2 है, एक सिस है एक ट्रांस है, एनेंशियोमेरिक पेयर 1 है, कौन सिस वाला, और आपके स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए 3। दैट्स ऑल। आगे देखते हैं अगला नंबर 4 MAA होल ट्वाइस, और अभी तक हमने क्या लिया, BC लिया, हाँ या ना, उसके पहले क्या लिया, B2C लिया। तो अब हम इस बार क्या करेंगे बेटा, जस्ट ए सेकेंड, हम लेंगे बेटा MAA एंड दिस टाइम हम लेंगे B4। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे AA है, ओके, बाकी चारों पोजीशन पे क्या है, BB है। किसी की भी पोजीशन को बदलना पॉसिबल नहीं है, ये 180 से ये 180 पे जाएगा नहीं, इनको बदलने का कोई फायदा नहीं। कोई GI नहीं, नो सिस नो ट्रांस, POS दिखाई दे ही रहा है, तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे भी आप डैश बना दें, और SI कितना हो गया 1। दैट्स ऑल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला नंबर 5 क्या होगा बेटा, MAA तो है ही, ये हो गया B3C। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये M है बेटा, AA को तो साइड में पटक दो क्योंकि इसका तो कोई फायदा है नहीं, ये तो यहीं पे पड़ा रहेगा। ये B B B और ये C। क्या ये आपको इस तरह से फेशियल का फील दे रहा है? तो जहां पे फेशियल का फील आ रहा है उसको चुपचाप सिस मान लो, और अब आगे वही जो मैंने आपको बोला कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे पोजीशन को फिक्स करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये M है, ये AA हो गया, ये B और ये B, और ये क्या हो गया बेटा C। अब आप देखिए ये मेरिडियनल का फील दे रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, ये मेरिडियनल का फील दे रहा है। तो यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे C ये इसके रेस्पेक्ट में 180 था और ये था, अब यहां पे हमने C A के रेस्पेक्ट में हम कैसा ले आए बेटा, 180 ले आए हैं। इसके अलावा आपको इसमें कोई और नया अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आप सोचे मैं C को यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, कोई फायदा नहीं है। जब तक एंगल में चेंज नहीं होगा या कोई नई पोजीशन ऑब्जर्व नहीं होगी, तब तक वो नया आइसोमर कंसीडर नहीं होगा। तो नंबर ऑफ GI 2 हो गए, एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया। EP की बात करें तो भाई वो 1 हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें ढूंढने से भी बेटा प्रॉपर वे में POS नहीं मिल जाएगा, सॉरी इसमें POS मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा इसमें POS, आइए बताए देते हैं।
जरा ध्यान से देखिएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों ने इसका पीओएस देख लिया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया, आइए उसको अपन एक्सप्लेन कर देते हैं, वो बच्चा ध्यान से सुन ले। ठीक है, ये ए है, ध्यान से देखिए, ये ए है, ये बीबी है, ये बीबी है, एक बी ऊपर है, हाँ है, एक सी नीचे है, हाँ है। अब आप ध्यान से देखिए, ए बी बी एंड हियर इज बी एंड हियर इज सी। आप इसको ऐसे कट कर दीजिए लाइक दिस। तो ए बी बी, ये सॉरी हाफ बी हाफ सी, इस तरह से कट कर दीजिए लाइक दिस। पीओएस आ रहा है, तो पीओएस आ रहा है, तो बाय द एंड समरी इज दिस, फाइनल इसका आंसर कितना आ रहा है, SI 2 आ रहे हैं। अब इसके बाद बचता क्या है बेटा, इसके बाद वापस से इसमें 3 बचते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, 1 2 3 4 5 तक बता दिए हैं, 6 7 8 मैं चाहता हूं आप अपने दम पे बनाइए, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने बोला कि जीआई का मतलब हमेशा सिस और ट्रांस ही नहीं होता। अगर कोई ऐसा बोलता है नहीं जीआई का मतलब सिस और ट्रांस है, तो ये लाइन पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है ना। जीआई का मतलब होता है एक नया अरेंजमेंट। अब आप देखिए लास्ट वाले में देखिए 6 जीआई बने हैं, लेकिन उसका कोई सिस और ट्रांस नहीं है। इसी तरह से ध्यान से देखिए जरा, ये देखिए 11वें नंबर में देखिए, 11वें नंबर में 15 जीआई बन रहे हैं, लेकिन कोई सिस और ट्रांस नहीं है। तो सिस और ट्रांस का मतलब सिर्फ क्या कहते हैं, जीआई का मतलब केवल सिस और ट्रांस नहीं है, जीआई का मतलब है एक नया अरेंजमेंट। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आता है बेटा, हालांकि ये आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा प्रिकॉशनरी पढ़ाया जाता है, सिर्फ प्रिकॉशनरी। बात समझ में आ रही है? हाँ, बस प्रिकॉशनरी बताया जाता है। क्यों? कभी बाय द वे पूछ लिया जाए तो, अदरवाइज इसके पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। ये जीआई है, ये सिस है, ये ट्रांस है, ये कौन है बेटा आपका ईपी हो गया, और ये आपका कौन हो गया, एसआई हो गया, स्टीरियो आइसोमर। जरा उसमें भी चेक कर लें, उस टेबल में कहीं गलती से ऊपर मिसिंग तो नहीं है। हाँ भाई मिसिंग है। ये कौन है बेटा, जीआई है, ये कौन है, सिस, ये कौन है, ट्रांस, ये कौन है, ईपी, और ये कौन है, एसआई। ओके, चलिए अब कुछ भी मिसिंग नहीं है। अब आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखना, यहां पे जैसा कि मैंने बोला कि आईआईटी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दो बार ऐसा हुआ है जब MAB होल थ्राइस के ऊपर एक आध बार क्वेश्चन आया है, अदरवाइज ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो कम ही रहते हैं। नंबर 1, नंबर 2, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। बाकी ये भी 1-2 जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो बाकी आप क्या करेंगे, अपने आप एक्सप्लेन कर लेना, अपने आप समझ जाएंगे। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना, सिस के साथ कुछ एक में ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मैं वो डॉट बना रहा हूं। देखिए सिस के साथ क्या है, ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अब जैसे ये सिस तो एक्टिव है ही, और यहां पे ट्रांस 4 में से कितने, 2 एक्टिव है, ठीक है। उसी तरह से और देखिए यहां पे 3 में से 1 क्या है बेटा, एक्टिव है, 3 में से 1 एक्टिव है। तो ये मैंने डॉट लगा दिया है, ब्रैकेट में 1 लिखा है मतलब 3 में से 1, 4 लिखा है यानी कि 4 में से 2 लिखा है यानी कि 2 एक्टिव, और ये तो 1 खुद एक्टिव है ही, और ये भी क्या है बेटा, एक्टिव है सभी के सभी। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखें, और ये 12 के 12 एक्टिव हैं। इसी तरह से मैं बाकियों में भी लगा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ठीक है, ये इसमें कोई एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, और ये 6 के 6 एक्टिव हैं। इसी तरह से बाकी में भी बता देता हूं, वैसे तो सब में बताया है मैंने, लेकिन फिर भी इसमें भी बता देता हूं, ठीक है। 7वें नंबर से ऑप्टिकल एक्टिविटी चालू होती है, और सब में सिसी ऑप्टिकली एक्टिव है, किसी में
ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ये जो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिए हैं, ये डॉट बता रहे हैं कि भाई इसमें ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, वेट ए मिनट, कहाँ गया, हाँ ये रहा। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला लेने जा रहा हूं MAB होल थ्राइस, MAB होल थ्राइस। आइए देखें इसके कितने पॉसिबल हैं। सबसे पहले MAB BABA, मिला दो इन्हें। यहां पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है, बहुत ध्यान से देखना है। यहां पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है, यहां पे आपको दिखाई देगा A के रेस्पेक्ट में 90 है, ये A आपस में इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है लाइक दिस, तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 है। ये फेशियल का फील आ रहा है। B भी आपस में तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 है, फेशियल का फील आ रहा है। अब ये एक तरह से क्या हो गए, सिस हो गए। तो भैया ट्रांस कैसे होंगे, वेरी सिंपल, किसी एक की पोजीशन को हम क्या कर दें, चेंज कर दें। क्या मतलब कि किसी एक की पोजीशन को चेंज कर दें। सर इसका मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हो। तो भैया आओ देखे लेते हैं। AB है, हाँ ये भी है। AB है, हाँ ये भी है। लेकिन यहां पे ये इस तरह से है, हमने इसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। कैसे, यहां पे B था, यहां A था, B की जगह हम यहां A ले आए, A की जगह हम यहां B ले आए, पोजीशन चेंज हो गई। सर उससे क्या हुआ कि पोजीशन चेंज हो गई, तो उससे क्या हुआ, उससे बहुत कुछ हुआ मेरे भाई। जहां पे तीनों A आपस में 90 पे थे और तीनों B आपस में 90 पे थे, यहां तीनों A आपस में 90 और 180 पे आ गए, 90 और 180 पे आ गए, और ये भी आपस में 90 और 180 पे आ गए। कुल मिलाकर के ये मेरिडियनल का फील दे रहा है, और ये कहलाएंगे ट्रांस। क्या कहलाएंगे, ट्रांस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांस। अब दोनों में आप पीओएस ढूंढ के देख लेना, दोनों में आपको पीओएस नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ जीआई दो होंगे, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, दोनों के दोनों में पीओएस नहीं होगा, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो ईपी एनेंशोमर्स जो पेयर है वो कितने होंगे, दो होंगे, और ऐसा ही कितने होंगे, हो जाएंगे 4। दैट्स ऑल। अच्छे से समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकंड है, जरा ध्यान से देखना, MAB होल ट्वाइस और क्या है, C2। क्या है, C2। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले AB को बना दीजिए, ओके, और यहां पे C लगा दीजिए। AA आपस में 90 है, BB आपस में 90 है, CC आपस में 90 है, ये कहलाएगा ऑल आर सिस। और जिस तरह से ऑल आर सिस होता है, मैंने कहा ना, वैसे ही ऑल आर, वेरी गुड, ट्रांस भी होता है। तो ये आपका हो गया A B, ये हो गया आपका B A, और ये आपका हो गया C C। तो ये कौन हो गए, ऑल आर ट्रांस। लेकिन अब खेल चालू होता है किसका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का अगर खेल चालू होता है, तो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे होगा, क्या होगा, आइए वो भी देखे लेते हैं। वेरी सिंपल, सबसे पहले हम A को टारगेट करेंगे। किसको टारगेट करेंगे भाई, A को। कैसे, जरा ध्यान से देखना। CC यहां पे 90 था, हाँ था, 90 पे रहने दो। BB 90 पे था, हाँ था, BB को भी 90 पे रहने दो, ओके। लेकिन अब A 180 पे आ गया, तो ये हो गया ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू A।
ए के रेस्पेक्ट में ट्रांस हो गया। तो जिस तरह से ये ए के रेस्पेक्ट में हो गया, उसी तरह से ये बी के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। कैसे? सी को 90 रहने दो, हाँ रहने दिया। ए को 90 रहने दिया, हाँ रहने दिया। इस बार हमने बी को 180 पे ले दिया। और इसी तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस बार सी के रेस्पेक्ट में ले लो। किसके रेस्पेक्ट में ले लो बेटा? सी के रेस्पेक्ट में ले लो। कैसे? एम सी ए बी तो ये फाइनली हमारे कितने जीआई बनके तैयार हो गए? 5। ठीक है, नंबर ऑफ जीआई कितने हैं बेटा? 5। 1 सिस, 4 ट्रांस। 4 में से आपको 2 एक्टिव मिलेंगे। सिस तो एक्टिव है ही, ट्रांस भी 2 एक्टिव मिलेंगे। टोटल यहां पे हो गए 3 एंड फाइनली हो गए एसआई कितने? 8। और आप देख सकते हैं जो हमने ये टेबल बनाई है इसमें भी यही हो रहा है। क्लियर है? तो ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं घर के लिए ये होमवर्क कुछ दे रहा हूं ताकि आप घर पे बैठ के देखिए। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, मैं तो सारे डायग्राम बना दूंगा, लेकिन आप अगर अपने दम पे बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, इसलिए आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, ये बात ध्यान रखिए। आपको ये सारी चीजें आना बहुत जरूरी है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बाकी आप चिंता ना करें, मैं अगले टर्न पे जब अपन मिलेंगे ना तो मैं आपको स्लाइड्स में सारी की सारी जो भी ज्योमेट्रीज हैं उन सबके डायग्राम्स अवेलेबल करा दूंगा। आप बड़े आराम से उन डायग्राम्स को देख सकते हैं और कॉपी मतलब क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। ठीक है, और फिर भी अगर किसी में दिक्कत आएगी तो मैं मैसेज देखता ही रहता हूं, आप मुझे बता सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से आपको बाकी भी आगे अपने आप बनाने हैं। अब बात आती है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी? 4 की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या है? सबसे आसान है। यहां पे जो भी कॉम्प्लेक्स हमें देखने हैं, जो भी, आई रिपीट, जो भी कॉम्प्लेक्स हमें देखने हैं उसमें हमें कुछ चीजें देखनी है बस। एक तो जीआई देखना होता है, एक सिस देखना होता है, एक ट्रांस देखना होता है और एक एसआई देखना होता है। सर ईपी नहीं देखना होता? नहीं, मैंने शुरुआत में बताया ना, इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, तो ईपी नहीं देखना होता है, बाकी ये 4 चीजें देखनी होती हैं। अच्छा, डायग्राम भी बड़े सिंपल होते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो पहले मैं किसको लेने जा रहा हूं बेटा? स्क्वायर प्लेनर को लेने जा रहा हूं। तो स्क्वायर प्लेनर को अगर मैं लेने जा रहा हूं तो पहला जो मेरा फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा? ऐसा, MA4। जस्ट ए सेकेंड, MA4। अब आप बताइए इसमें मैं क्या बताऊं? मतलब ये तो आपसे अगर कोई सोते पे भी पूछेगा तो आप बता दोगे। क्यों? उसका रीजन है, बड़ा सिंपल है यार। मतलब जिस बच्चे ने ऑक्टाहेड्रल के बारे में सोच लिया वो इनके बारे में तो सोचना भी पसंद नहीं करेगा। वेरी सिंपल। बताओ क्या करूं? जीआई कितने होंगे? जीआई कुछ नहीं होगा, एसआई कुछ नहीं होगा, सिस ट्रांस जीआई कुछ नहीं होगा, सिस ट्रांस कुछ नहीं होगा, एसआई को आप कितना कंसीडर कर लेंगे? 1। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। इसी तरह से देखिए MA3B। क्या बताओ इसमें क्या नया है जो आपने नहीं पढ़ा है? ये लो, नो सिस, नो ट्रांस, नो जीआई और एसआई कितना होगा? 1। खत्म, वेरी सिंपल। उस पैटर्न को फॉलो करते जाइए, आंसर अपने आप समझ में आएंगे आपको। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्या है? MA2B2। वेरी सिंपल, MA2B2। ये लो भैया, MAA और BB। और यहीं पे आप देख लो भाई, ये देखो AABB। क्या दिखाई दे रहा है? सिस। क्या दिखाई दे रहा है? ट्रांस। वेरी सिंपल। अब जीआई कितने हो गए? 2। 1 सिस 1 ट्रांस। एसआई कितने हो गए? 2। खत्म, वेरी सिंपल। इसी तरह से नंबर 4 को भी देख लीजिए साहब, MA2 और BC। वेरी सिंपल।
ये M A B और C, वेरी सिंपल। दूसरा क्या होगा, M, नंबर ऑफ GI 2, ठीक है, और आप एक सिस, एक ट्रांस और 2 GI कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ फॉर्मेट में आपको आपके घर के लिए दे रहा हूं, जैसे नंबर 5 M A B C D, नंबर 6 M A A। बहुत ही सिंपल है, मतलब आई थिंक कुछ तो ऐसे हैं कि शायद आपको पेन भी ना चलाना पड़े और आप अपने आप ही समझ जाएं कि अच्छा है, हाँ तो इसमें तो यही होना है, M A A, ठीक है। और क्या हुआ यहाँ पे, M A A B2, M A A B C, ठीक है। तो ये हमारे, और हाँ 2 और बचते हैं, उनको भी देख लीजिए, M A B होल ट्वाइस और नंबर 10, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हैंग हो गई स्क्रीन। नंबर 10, आई रिपीट नंबर 10, M A B और C2 और नंबर 11 M A B और CD, दैट्स ऑल। तो इनको आप बिल्कुल सिंपल वे में, सारे के सारे स्क्वायर प्लेनर है, आप एक बार बना करके देख सकते हैं। मेरे इसमें समझाने लायक, लिटरली कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, कुछ भी नहीं है। डायग्राम बनाते जाइएगा, आपको लगेगा अरे यार इतना सिंपल है। सिर्फ आपको GI, सबसे पहले क्या लिखेंगे GI, फिर क्या लिखेंगे सिस, फिर क्या लिखेंगे ट्रांस, और फिर क्या लिखेंगे SI। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। डायग्राम बनाइए, बढ़िया नोट्स बनाइए, शानदार नोट्स बनाइए, और पूरा सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है। सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टेबल बना दी है, पूरी की पूरी टेबल आप दिमाग में बैठाइए, बड़े आराम से आप ये काम कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से एक और बचता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आप बिलीव करेंगे ये कौन सा है, टेट्राहेड्रल। ये उससे भी सिंपल है, ना आपको GI देखना है, ना आपको सिस ट्रांस देखना है, कुछ नहीं देखना है, याद करो उसमें होता ही नहीं है। सिर्फ आपको OI OA देखना है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव या ऑप्टिकली एक्टिव, सिर्फ आपको इन पे फोकस करना है। कैसे देखने का तरीका बता दूं, मान लो जैसे कि पहला है MA4, तो MA4 की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल में कैसी होगी, IC। अब यहां पे जहां मैं निशान लगाने वाला हूं, कहां पे, ये इसका क्या हो गया बेटा, POS देखने का तरीका हो गया। कैसे, आइए मैं एक बार बता देता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेरी सिंपल, ये देखिए, आपने ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना ली है। अब आप इसको ऐसे ऐसे कट करिए, तो ये यहां से लेके ये यहां तक इस तरह से, लाइक दिस, क्या होगा, एक प्लेन में आ रहा है, कटेगा, और बाकी एक प्लेन के इस तरफ होगा, एक प्लेन के इस तरफ होगा। प्रॉपर POS आ रहा है। तो जब प्रॉपर POS आ रहा है, आपको इस प्लेन को फॉलो करना है। प्रॉपर POS आ रहा है, तो ये कैसा होगा लाला, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उसी तरह से आप और देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 M A3B। A3B को कैसे देखेंगे, वही तरीका जो अभी अभी मैंने बताया, A और हियर इज B। ये लीजिए, POS आ रहा है, आराम से ऑप्टिकली इनएक्टिव, बस यही देखना है और कुछ नहीं देखना है। नंबर 3 को देखिए आप, M A2 और B2, वेरी सिंपल, M A B, POS आ रहा है, वेरी सिंपल। इसी तरह से आप नंबर 4 को वॉच कर सकते हैं। किसको बेटा, नंबर 4 को, M A2B C, वेरी सिंपल, M, सॉरी, here is A B
और C। इसमें थोड़ा सा हमें अलग तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लीजिए, बात तो एक ही है, लेकिन बस वही कहते हैं ना प्रेजेंटेशन का तरीका कैसा है। यहाँ पे B रख लीजिए, यहाँ C रख लीजिए, यहाँ A रख लीजिए, यहाँ A रख लीजिए, और इसको इस तरह से बना लीजिए। अभी डायग्राम में ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले वाला भी सही था, लेकिन बस उसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती, और कुछ नहीं। तो ये भी कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे चलते हैं भाई, अगला नंबर 5। ये हो गया MABCD। MABCD कोई सी भी पोजीशन ले लीजिए लाइक दिस, चाहे ये चाहे वो, कहीं से कहीं तक पीओएस नहीं आएगा, और ये कहलाएगा बेटा ऑप्टिकली एक्टिव। दैट्स ऑल। तो इस तरह से आप बाकी देख सकते हैं। 2 मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं। कौन कौन से, 6 और 7। बहुत ही सिंपल है, MAA होल ट्वाइस और MAB होल ट्वाइस। बहुत से बच्चों ने हो सकता है लिखते लिखते ही सोच लिया होगा कि कौन इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन इसमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये था हमारा आइसोमेरिज्म का कंप्लीट पार्ट, और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर किसी में डाउट आता है, चिंता मत करिएगा, मैं सबके आपको डायग्राम्स अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और आप उनको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर भी मैं बैठा हूं, ठीक है। जो भी आपसे है, आपके लिए हेल्प हो सकती है, वो मैं करूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहना बेटा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे नए टॉपिक के साथ। वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वीबीटी पढ़ेंगे, सीएफटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नए टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।